411 चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं। अध्याय 411 नव वर्ष की शुभकामनाएं। उत्कृष्ट कर्मचारी का चयन हो चुका था। सभी ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और छुट्टी मनाने घर जाने की तैयारी में निकल पड़े। पेई कियान जाने ही वाले थे कि ली यादा उनके पास आ गए। बॉस पेई, रुकिए, मुझे छुट्टी के बारे में कुछ सवाल हैं। पेई कियान रुक गए और मुस्कुराए। अगर कोई समस्या हो तो बताइए। अगर समस्या पैसों से हल हो सकती है तो आप सीधे वित्त विभाग से प्रतिपूर्ति ले सकते हैं। आपको मेरे माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है। ली यादा हिचकिचाए। बॉस पेई, क्या हम इस यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं? कुछ ही दिनों में नव वर्ष आ रहा है। वसंत उत्सव को अलग अलग समय पर मनाना होगा, है ना? मैं अब गेमिंग विभाग का प्रभारी हूँ। अगर मैं एक महीने की छुट्टी लेता हूँ तो बहुत सारा काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा विचार है कि नए साल के बाद तक इंतजार किया जाए। मैं गेमिंग विभाग के लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक की यात्रा की व्यवस्था फरवरी के अंत से पहले कर लूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? पेई कियान ने इस पर विचार किया। ली यादा की बात में दम था। 31 मार्च को समझौता होना था। पूरा मार्च का महीना गॉग के लिए गेम की बारीकियों को निखारने और गेम की गुणवत्ता में सुधार करने का महत्वपूर्ण समय था। गॉग ने परीक्षण चरण शुरू कर दिया था और ढांचा तैयार हो चुका था। गेम का विकास अधूरा रहने और समझौते में देरी होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर ली यादा चीनी नव वर्ष के बाद यात्रा पर जाते हैं तो समझौते से लगभग 2 सप्ताह पहले का समय होगा। उस समय कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। पेई कियान के लिए यह अधिक फायदेमंद होगा कि वे मार्च में यात्रा करें और समझौते के बाद वापस आ जाएं। पेई कियान ने ये सोचते ही तुरंत सहमति दे दी। ठीक है, तो इसे 1 मार्च तक के लिए टाल देते हैं। धन्यवाद बॉस पेई, आपकी समझ के लिए। ली यादा ने अपना चश्मा नाक पर सरकाया और चली गई। पेई कियान को तुरंत थोड़ा अजीब लगा। छुट्टी टालने के लिए उसे बॉस पेई की सहमति की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ तो गड़बड़ थी। भाई कियान, आप घर कब लौट रहे हैं? मायांग चॉकलेट के एक डिब्बे को भूख से कुतर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उत्कृष्ट कर्मचारी के चयन में 3रा स्थान जीतेगा। भले ही कोई बड़ा पुरस्कार न हो, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तेंगा में सभी ने उसके काम को सर्वसम्मति से सराहा हो। मैं दोपहर में कुछ सामान पैक करने के बाद निकल रहा हूँ, पेई कियान ने हल्के से कहा। मायांग के प्रति पेई कियान का रवैया थोड़ा ठंडा था, न केवल इसलिए कि एओआई में मायांग के निवेश से उन्हें गहरा दुख हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि परीक्षा में मायांग के नतीजों ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। पेई कियान को बहुत गुस्सा आया जब उसने सोचा कि उसने इतनी मेहनत से तैयारी की, लेकिन मायांग से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। मायांग ने पेई कियान के रवैये में आए इस सूक्ष्म बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने चॉकलेट चबाते हुए कहा, ठीक है भाई कियान, फिर अगले साल मिलते हैं। मैंने परीक्षा के कारण ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स पर ज्यादा मेहनत नहीं की। अगले साल लौटने पर मैं कुछ बड़े लाभदायक प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। पेई कियान अवाक रह गया। घर लौटने के बाद पेई कियान ने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया। पहले जब वह घर जाता था तो अपनी पहचान उजागर करने वाली हर चीज को संभाल कर रखता था। वह दिखने में सस्ते कपड़े पहनकर घर आता था, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर कुछ नए कपड़े चुने। उसने अपना मोबाइल फोन और कंप्यूटर भी बदल दिया। उसे अपने माता पिता को थोड़ा सा संकेत देना चाहिए। उसने जो घर खरीदा था वह फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत तक उसे सौंप दिया जा सकता था। ये काफी जल्दी था। अगर वह उन्हें घर खरीदने की बात एक साथ बताता तो शायद उनके माता पिता इसे स्वीकार न कर पाते। वे जरूर कई सवाल पूछते। वह उन्हें पहले से ही कुछ संकेत देगा कि चीनी नव वर्ष के दौरान उनका बेटा पैसे कमा रहा था और अच्छी कमाई कर रहा था। पेई कियान ने पहले से ही एक अच्छा बहाना सोच रखा था। वह कहेगा कि फीहुआंग वर्कस्पेस हाल ही में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वह अब फीहुआंग वर्कस्पेस के प्रबंधन का भी हिस्सा है। विभिन्न स्रोतों से उसकी मासिक आय लगभग 15,000 युआन तक पहुंच गई थी। उसने अपने बोनस से घर की पहली किस्त चुका दी थी। ठीक है, हालांकि उसे हर महीने भुगतान करना ही था, लेकिन ये कोई बड़ा बोझ नहीं था। इसे झूठ नहीं कहा जा सकता था। पेई कियान ने आधा सच ही बोला था। फीहुआंग वर्कस्पेस में विकास काफी अच्छा चल रहा था। ये गलत नहीं था, है ना? पेई कियान अब फीहुआंग वर्कस्पेस के प्रबंधन का हिस्सा था, ये भी गलत नहीं था, है ना? औसतन 15,000 युआन मासिक भुगतान भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ये तो कम ही बताया गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह घर के वित्तीय संसाधनों के बारे में बताते समय ज्यादा दिखावा नहीं करेगा। वह अनावश्यक परेशानी से बचना चाहता था। इसी बीच जिंगजोउ स्थित जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क में अध्ययन कक्षाओं की छुट्टियां भी शुरू हो गईं। कक्षा आधिकारिक तौर पर 17 जनवरी को शुरू हुई और 1 महीने के लिए 17 फरवरी को समाप्त हुई। हालांकि चीनी नव वर्ष की छुट्टी को छोड़ा नहीं जा सकता था। नेटवर्क 17 फरवरी के बाद लेखकों के दूसरे समूह का चयन करेगा। दोनों कक्षाएं बिना किसी रुकावट के संचालित की जाएंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कक्षा केवल एक परीक्षण चरण थी।
इसकी अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई थी। यदि यह पुष्टि हो जाती है कि इससे लेखकों को बहुत मदद मिल रही है, तो एक कक्षा नियमित रूप से संचालित की जाएगी। इसकी अवधि वर्तमान 1 महीने से बढ़कर 3 महीने तक हो सकती है। यदि यह कुछ समय तक चलती रही और पता चला कि इससे केवल पैसा बर्बाद हो रहा है और इसका कोई खास उपयोग नहीं है, तो इसे बंद भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कक्षा सफल प्रतीत हो रही है। कक्षाओं में भाग लेने वाले लेखक विदाई ले रहे थे। भाई कुई, मैं जा रहा हूँ। नए साल में आपकी नई किताब का इंतजार रहेगा। अगर कुछ भी हो तो ग्रुप चैट में पोस्ट कर देना। बड़े बॉस, ग्रुप में लाल लिफाफे भेजना याद रखना। मिंग यूजू, मेरी किताब के लिए सिफारिश लिखना मत भूलना। कुई गेंग भी उन्हें विदाई दे रहे थे। वह भले ही तेंगदा कॉर्पोरेशन में एक विशेष पर्यवेक्षक हो, लेकिन फिर भी वह इस कक्षा का हिस्सा थे। कुई गेंग अपनी नई किताब के लिए कुछ प्रभावशाली लेखकों से सिफारिशें मिलने के बाद ही टैक्सी से हवाई अड्डे के लिए निकले। टैक्सी में बैठे बैठे ही उन्हें अचानक एक विचार आया। लिखने की तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने अपने बैग से नोटबुक निकाली और एक नया पन्ना खोला। शीर्षक, तितली का खेल। छुट्टियों से पहले पिछले कुछ दिनों से वे तेंगदा के जीवित जीवाश्म बाओजू के साथ सामग्री जुटा रहे थे। उन्हें तेंगदा की स्थापना के समय के बारे में कुछ रोचक तथ्य पता चले थे। ये वे बातें थीं जिन्हें वे अपनी किताब में लिख सकते थे। उन्होंने झटपट पहली पंक्ति लिखी और कहानी में जान फूंक दी। मैं अगले 3 दिनों तक इस शुरुआती पंक्ति के कुछ संस्करण लिखूंगा ताकि पता चल सके कि कौन सा सबसे अच्छा है, फिर मैं उसमें थोड़ा बदलाव करूंगा। इस तरह मैं चीनी नव वर्ष के पहले दिन अपनी किताब प्रकाशित कर पाऊंगा और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे पाऊंगा। कुई गेंग की आंखें चमक उठी, मानो कोई उत्साह हो, आत्मा से कोई पुकार आ रही हो। तेंगा गेम्स में ली याडा ने गेमिंग विभाग के 3 नए कर्मचारियों को बुलाकर उनके कार्यों को पहले से तय कर लिया। वे थे हु शियानबिन, मिन जिंगचाओ और झांग नान। ये तीनों ही थे जिन्होंने पहली ही कोशिश में तेंगा स्पिरिट कंपैटिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया था। बॉस पेई ने शायद इन तीनों को इनाम न दिया होता, लेकिन ली याडा को लगा कि चूंकि इन्होंने एक ही बार में तेंगा स्पिरिट कंपैटिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, इसलिए इनमें कुछ तो खास बात होगी। बॉस पेई द्वारा पहचाने गए प्रतिभाशाली लोगों को स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए। मैं मार्च में छुट्टी पर जा रही हूँ। उस समय गेमिंग विभाग का सारा काम आप संभालेंगी। शियानबिन, मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छी समझ रखते हैं। नए साल के बाद मैं आपको यहाँ काम के तौर तरीकों से परिचित कराऊंगी और फिर मुख्य योजनाकार का काम सिखाऊंगी। आगे चलकर काम की रफ्तार आप ही तय करेंगी। जिंगचाओ, आपको वित्त विभाग का अनुभव है और गणित में आपकी अच्छी पकड़ है। गॉग के सिस्टम डिजाइन की समस्या पर भाई बाओ से मार्गदर्शन लें। सिस्टम डिजाइन के संतुलन की जिम्मेदारी आपकी होगी। लियाडा ने आखिरकार तीनों में इकलौती महिला झांग नान की ओर देखा। आप फैशन डिजाइन करती थीं। गॉग में हीरो की स्किन के डिजाइन की जिम्मेदारी आपकी होगी। बड़ी बहन ली, चिंता न करें, मैं सिस्टम डिजाइन पर काम कर रही हूं और जल्द ही इसमें माहिर हो जाऊंगी, मिन जिंगचाओ ने तुरंत कहा। झांग नान ने सिर हिलाया। मैंने हाल ही में कुछ नई स्किन डिजाइन की हैं। मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला है। मैं इन डिजाइन के मसौदे अपनी आउटसोर्स आर्ट टीम को भेज दूंगी ताकि वे इन नए हीरो की स्किन बना सकें। केवल हु शियानबिन थोड़ा हिचकिचाया। बड़ी बहन ली, मुझे ज्वाइन करने के सिर्फ 2 महीने बाद ही चीफ प्लानर बनना है। क्या ये ठीक है? ली याडा मुस्कुराई। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि तेंगा गेम्स के पिछले चीफ प्लानर कैसे चुने गए थे? हु शियानबिन, हम। ली याडा ने एक लंबी अर्थपूर्ण मुस्कान दी। हुआंग सिबो से लेकर लू मिंगलियांग और ली याडा तक चीफ प्लानर बनने से पहले किसी के पास ज्यादा अनुभव नहीं था। गेमिंग विभाग में कई पुराने कर्मचारी थे, उनमें से कुछ तो ली याडा से भी ज्यादा योग्य थे। हालांकि वे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के आदी थे और चीफ प्लानर बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ये भी नहीं लगा कि चीफ प्लानर के रूप में एक नए व्यक्ति का होना अनुचित है। तेंगा गेम्स के गेमिंग विभाग के किसी भी चीफ प्लानर के पास कभी कोई अनुभव नहीं था। लियाडा मुस्कुराए और हु शियानबिन के कंधों पर थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। चीफ प्लानर बनना जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आसान है। अगर तुम पूरी मेहनत करोगे तो तुम जरूर सफल होगे। ठीक है, अगर और कोई काम नहीं है तो घर जाओ। मैं तुम्हें नए साल के बाद काम की बारीकियों से अवगत करा दूंगी। सभी को चीनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 412 वसंत उत्सव के लिए आशीर्वाद। 2 फरवरी, चीनी नव वर्ष की पूर्व संध्या। पेई कियान सोफे पर लेटा हुआ था और अपाहिज की तरह अपना मोबाइल फोन चला रहा था। उसके माता पिता भी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए थे। वे लाल लिफाफे निकाल रहे थे और दूसरों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश भेज रहे थे। इस दुनिया में मोबाइल फोन की तकनीक में बहुत तेजी से सुधार हुआ था। ये पेई कियान की सोच से कहीं अधिक उन्नत थी। कुछ साल पहले तक वे अभी भी फोन और संदेश भेजते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में वे सभी अपने फोन का उपयोग लाल लिफाफे भेजने के लिए करने लगे थे।
पुरानी पीढ़ी के लाल लिफाफे आमतौर पर कुछ युआन या सेंट के होते थे। वे शायद ही कभी 50 युआन से अधिक के होते थे, केवल अच्छी भावना का संदेश भेजते थे। पेई कियान के माता पिता को उसके द्वारा घर लाए गए नए कपड़ों और कंप्यूटर पर संदेह हुआ। हालांकि उसने पहले से ही अपना तर्क तैयार कर लिया था। यह शायद पूरी तरह सही न हो, लेकिन उसने रास्ता बना लिया था। वे जानते थे कि पेई कियान पहले फीहुआंग वर्कस्पेस में काम करता था। हाल ही में फीहुआंग वर्कस्पेस का अच्छा विकास हो रहा था, इसलिए पेई कियान किसी तरह काम चला रहा था। वैसे भी ज्यादातर लोग अपनी हैसियत और आमदनी का बखान करते हैं। उन्हें यह नहीं लगता था कि पेई कियान के पास ऐसा न करने का कोई कारण होगा। इसलिए वे पैसे को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे, बल्कि घर को लेकर चिंतित थे। पेई कियान ने बार बार कहा था कि घर उनके लिए खरीदा गया है, लेकिन जाहिर है उनकी सोच ऐसी नहीं थी। वे चाहते थे कि यह उनके बेटे का शादी के बाद का घर हो। इसलिए पेई कियान ने कुछ नहीं कहा। उन्हें जो कहना है कहने दो। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए एक घर खरीदना काफी नहीं था। उन्हें आराम से रहने के लिए एक और घर खरीदना पड़ा। देखो हालात कैसे हो गए। छोड़ो, मैं इस चक्कर में और ज्यादा पैसा गंवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी सोच के साथ पेई कियान अपना मोबाइल फोन चलाने लगा। वह बीच बीच में नव वर्ष का कार्यक्रम देखता रहा। पेई कियान भूल गया था कि 2011 के चीनी नव वर्ष के कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम दिखाए गए थे। हालांकि कुछ कार्यक्रम देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने ये कार्यक्रम पहले कभी नहीं देखे थे। कार्यक्रम बदल गए थे, सितारे बदल गए थे, फिर भी बोरियत बरकरार थी। जैसा कि उम्मीद थी, सभी लोग शिकायत कर रहे थे कि नए साल का कार्यक्रम फिर से उबाऊ है। पेई कियान ने ज्यादा भावनाएं व्यक्त नहीं की। वह जानते थे कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, नए साल के कार्यक्रम और भी खराब होते जाएंगे। वह बोरियत से अपना मोबाइल फोन चला रहे थे, तभी अचानक उन्हें ऑटो टेक्नोलॉजीज के चांग यू का संदेश मिला। बॉस पेई, पिछले साल आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि तेंगदा नव वर्ष में खूब तरक्की करे और खूब कमाई करे। मुझे उम्मीद है कि ऑटो टेक्नोलॉजीज के मोबाइल फोन खूब बिकें और शेनहुआ के मोबाइल फोन को पीछे छोड़ते हुए पाइनएप्पल से भी आगे निकल जाएं। ये संदेश देखकर पेई कियान का चेहरा उतर गया। इसका क्या मतलब है? क्या चांग यू चीनी नव वर्ष के दौरान मुझे कोस रहा है? तभी संदेश के तुरंत बाद उसके मोबाइल फोन पर एक बीप की आवाज आई। लाल लिफाफा। पेई कियान की आंखें चमक उठीं और उसने उसे खोलकर देखा। 1000 युआन। उपाध्यक्ष चांग तो बड़े ही चालाक हैं। उन्हें अपने साथ लाना सही फैसला था। पेई कियान बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपनी सारी नाराजगी भूल गया और जल्दी से जवाब दिया, उपाध्यक्ष चांग, आपको चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं। चांग यू को जवाब देते ही तरह तरह के लाल लिफाफों की आवाजें आने लगीं। बॉस पेई, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नव वर्ष में बॉस पेई और भी आकर्षक हो जाएंगे। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बॉस पेई के व्यापार में सफलता और खूब धन संपत्ति की कामना। कुछ शुभकामनाओं से उन्हें खुशी मिली और कुछ से उतनी खुशी नहीं हुई। हालांकि बॉस पेई तुच्छ स्वभाव के नहीं थे और वे किसी कर्मचारी के प्रदर्शन का आकलन उसकी शुभकामनाओं के आधार पर नहीं करते थे। वे निश्चित रूप से उनके द्वारा दिए गए उपहारों के आधार पर ही उनका मूल्यांकन करते थे। पेई कियान को एहसास हुआ कि पुराने कर्मचारी वास्तव में बेहतर थे। चांग यू, झांग युआन, वुबिन और उनके जैसे अन्य कर्मचारी उन्हें कम से कम 500 युआन से 1000 युआन देते थे। लूमिंगलियांग और मायेकुन जैसे युवा कर्मचारी आमतौर पर नव वर्ष के शुभ संकेत के रूप में 188 युआन देते थे। शायद उन्हें लगा होगा कि बॉस पेई को इस बात की परवाह नहीं होगी कि वे कितना देते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा हुआंग सिबो के संदेश पर आया। बॉस पेई को पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पुराने जमाने का बनकर आपको लाल लिफाफा नहीं दूंगा। मैं अगले साल तेंगदा को गौरव दिलाने के लिए जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। पेई कियान का मन किया कि इस संदेश के लिए हुआंग सिबो को तुरंत नौकरी से निकाल दें। क्या कोई इंसान ऐसी बातें कह सकता है? उसने कहा, बॉस पेई को पैसों की जरूरत नहीं है और अगले साल कड़ी मेहनत करो। चुनौती, ये तो साफ चुनौती थी। हालांकि सोचने के बाद उन्होंने उसे माफ करने का फैसला किया। नया साल था, वह अभी जवाब लिख ही रहे थे कि एक और शुभकामना संदेश आया। लिनवान ने लिखा, बॉस पेई, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। खेल और मोबाइल फोन के काम में ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन निश्चिंत रहें बॉस पेई, हम मिशन पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी मुझे बॉस पेई के कुशल मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिलेगा। बीप, उसे 8888 युआन भेजे गए। इसके तुरंत बाद लिन चांग का संदेश आया। लिनवान के संदेश की तुलना में लिन चांग का संदेश बहुत सरल था। बॉस पेई, खुले पैसे। बीप, 18888 युआन। पेई कियान की हंसी रुक ही नहीं रही थी। भाईचारा क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, यही तो बॉस लिन कमाल के हैं। पेई कियान का मन नहीं कर रहा था कि वह लिनवान को तुरंत जाने दे।
क्या लिन वान वापस आने पर त्योहारों के दौरान ऐसे लाल लिफाफे देगी? हालांकि उसके विचार बदल गए। नहीं, लिन चांग ने उसे और भी पैसे भेजे। पेई कियान को सारे लाल लिफाफे तुरंत मिल गए और उसने लिन वान को जवाब दिया, नया साल मुबारक हो। तुमने पिछले साल बहुत मेहनत की, अगले साल तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, इतनी थकान मत करना। मैं तुम्हें 10 दिन की और सवैतनिक छुट्टी दे रहा हूं, तुम्हें इन सभी छुट्टियों का उपयोग करना होगा। लिन चांग, चिंता मत करो, मैं नए साल के बाद इसका इंतजाम कर दूंगा। लाल लिफाफे वापस भेजना नामुमकिन। लाल लिफाफे दिल से दिए जाने वाले तोहफे होते थे। आप मुझे भेजें, मैं आपको वापस भेजूं वाली बात तो पुरानी पीढ़ी की आंटियां किया करती थीं। क्या नई पीढ़ी भी ऐसा करती थी? और बॉस पेई उन्हें हर तरह के फायदे और बोनस देते आ रहे थे। अब उन्हें कुछ 100,000 रुपये का लाल लिफाफा मिलना कोई अजीब बात नहीं थी, है ना? दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टम लाल लिफाफे जैसे खर्चों को मंजूरी नहीं देता था। अगर बॉस पेई अपनी दयनीय निजी संपत्ति के आधार पर लिन चांग की तरह लाल लिफाफे देते तो कुछ ही लोगों को लाल लिफाफे देकर दिवालिया हो जाते। कुछ 100 युआन देना भी बॉस पेई के रुतबे के मुताबिक नहीं था, इसलिए वे कुछ भी देना नहीं चाहते थे। हालांकि बॉस पेई के बारे में किसी को कुछ गलत नहीं लगा। बाकी लोगों के संदेश तुरंत आ गए। असिस्टेंट शिन ने लिखा, बॉस पेई के परिवार में हमेशा खुशहाली और सुरक्षा की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि नए साल में तेंगदा की भावना हर विभाग में फैलेगी। लाल पैकेट 666 युआन। तांग यीशु ने कहा, वरिष्ठ, कामना है कि आप सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। आशा है कि आप अपने सभी अच्छे सपनों को न भूलें। कामना है कि आपको हमेशा शुक्रवार की दोपहर जैसा महसूस हो और आप सदा एक बच्चे की तरह पवित्र रहें। लाल पैकेट 99.9 युआन। पेई कियान प्रसन्न हो गई। देखो, सहायक शिन कितनी समझदार है। उन्हें पता था कि मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि क्या सभी लोग तेंगदा की भावना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे या नहीं, न कि इस बात में कि तेंगदा ज्यादा पैसा कमा पाएगा या नहीं। ये 666 युआन का लाल लिफाफा भी बहुत अच्छा था। छोटी तांग का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा था। उसकी स्थिति को देखते हुए 99 युआन का यह उपहार उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पेई कियान ने एक अपवाद करते हुए छोटी तांग को 999 युआन का लाल लिफाफा लौटा दिया। धन्यवाद, एक छोटा सा उपहार, इसे अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना। पेई कियान सभी लाल लिफाफे स्वीकार करने में व्यस्त थे। वे लचीले और भावुक थे। वे अपने कर्मचारियों पर इतना स्नेह यूं ही नहीं दिखाते थे। नए साल पर बॉस पेई ने सामान्य दिनों में उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए उन्हें याद था। बॉस पेई ने इतने सारे लाभ दिए थे, अब अंततः कुछ प्रतिफल पाने का समय आ गया था। कई अन्य लोगों ने भी अपने लाल लिफाफे भेजे, जैसे मा यांग, रुवान गुआंगजियान, शिक्षक कियाओ, झू शियासे, लिन कैनरोंग, लीशी। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लाल लिफाफों में राशि भी अलग अलग थी। सबसे ज्यादा रकम बॉस ली के पास थी। उन्होंने एक ही बार में 10,000 युआन दे दिए। बाकी लोगों ने 10-10 युआन और 100 युआन दिए, लेकिन बॉस पेई को कोई आपत्ति नहीं थी। जिसने भी उन्हें लाल लिफाफे दिए वो उनके अच्छे साथी थे। उन्होंने मिले हुए लाल लिफाफों की गिनती की और पाया कि उन्हें 60,000 युआन से ज्यादा मिले हैं। वो शाम 10 बजे के बाद ही सभी का जवाब दे पाए। उन्होंने अपने थोड़े दुखते कंधों को सहलाया और आह भरी। काश असिस्टेंट शिन अभी इन सभी संदेशों का जवाब देने में उनकी मदद कर पाते। वो अपने माता पिता की ओर मुड़े जो अभी भी लाल लिफाफे बटोर रहे थे। जल्दी करो, दूसरे चाचा ने मुझे 200 युआन का लाल लिफाफा भेजा था, मैंने 5 युआन ले लिए। मैं 50 युआन का भेज रहा हूँ। देखो और ले लो, मैं अभी भेज रहा हूँ। मैंने 1.5 युआन झट से ले लिए। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। 5 युआन भी तो पैसा है, ठीक है। पेई कियान ने सिर हिलाया। आह, बूढ़े भी तो मजे करते हैं। सारे लाल लिफाफे इकट्ठा करने के बाद पेई कियान सोफे पर आराम से लेट गया। उसने जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क ऐप खोला ताकि समय बिताने के लिए कोई किताब ढूंढ सके। उसने इधर उधर देखा और कुछ घंटे पहले किताब खत्म करने के बाद कोई गेंग का अपने पाठक को भेजा संदेश देखा। अरे, क्या ये सीखने योग्य किताब नहीं है? बढ़िया, अब तो खत्म होना ही था। पेई कियान खुश हो गया। कोई गेंग ने सूचना दी थी कि तेंगदा आत्मा का अनुभव करने के बाद वह अपनी किताब खत्म करने जा रहा है। उन्होंने 1 सप्ताह बाद ही अपनी किताब पूरी कर ली। दरअसल इस किताब में सिर्फ 8 लाख अक्षर ही थे। शायद पहले तो वह हिचकिचा रहा था, लेकिन विशेष पर्यवेक्षक का पद स्वीकार करने के बाद उसने इसे निर्णायक रूप से पूरा कर दिया। देखो, कितना साहसी है। पेई कियान ने नोट के नीचे की टिप्पणियां देखीं। ये आलसी फिर से हरकत में आ गया। अगर तुम 8 लाख शब्दों पर किताब खत्म कर देते हो तो क्या तुम घटिया लेखक नहीं हो? सटीक रूप से कहूं तो 83 लाख शब्द हैं। फालतू शब्दों को हटा दे तो शायद ज्यादा से ज्यादा 4 लाख शब्द ही होंगे। मुझे लगता है फिर भी ठीक है। लगभग सारी कमियां दूर हो गई हैं। कहानी लगभग पूरी है।
ऊपर वाले की बात, तुम जैसे आसानी से खुश हो जाने वाले पाठकों की वजह से ही इतने सारे लेखक हैं। कचरा कचरा ही होता है, बेकार की चीज बेकार ही होती है। मेरा सुझाव है कि इस आलसी और उसकी नई किताब का बहिष्कार करो। मतलब, उस नई किताब का नाम क्या है? द बटरफ्लाई गेम। मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगा। नई किताब। पेई कियान तुरंत सतर्क हो गई। ध्यान से पढ़ने पर नोट्स में वाकई एक नई किताब की प्रस्तावना मिली। इसका नाम द बटरफ्लाई गेम है, जो एक शहरी शहर में सेट है। हालांकि नए उपन्यास पर पाठकों का ध्यान कम ही था। वे सब कुई गेंग की आलोचना कर रहे थे। ये स्वाभाविक था। कुई गेंग शुवानहुआ उपन्यास लिख रहे थे, इसलिए उनके पाठक सभी शुवानहुआ के प्रशंसक थे। उन्हें शहरी विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे न केवल पुराने पाठक आकर्षित नहीं हुए, बल्कि उनमें से कई तो नए उपन्यास के कमेंट सेक्शन में जाकर पाठकों को इसे पढ़ने से मना करने लगे। उन्होंने कहा कि लेखक भरोसेमंद नहीं है और सबको आगाह किया कि वे इस जाल में न फंसें। पेई कियान पहले तो चिंतित हुए, लेकिन आलोचना पढ़ने के बाद उन्हें तुरंत तसल्ली मिली। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। एक तेंदुआ अपनी धारियां नहीं बदलता। टीचेबल जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क में एक कुख्यात आलसी व्यक्ति था। क्या वह नौकरी से मिलने वाली स्थिर आय और लाभों के साथ अपना उपन्यास लिखना जारी रखेगा? असंभव। अगर वह सच में गंभीरता से उपन्यास लिख सकता है, तो मैं बहुत सारा पैसा गंवाकर भी एक बड़ा व्यवसायी बन जाऊंगा। अध्याय 413। बॉस पेई कोई द्वेष नहीं रखेंगे, है ना? इसी बीच मायिकुन कुई गेंग की नई किताब पर नजर रखे हुए थे। हालांकि मायिकुन पहले से ही जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के सीईओ थे और केवल प्रधान संपादक के संपादकों को ही किताबों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन अब चीनी नव वर्ष था। घर पर रहते हुए मायिकुन के पास करने के लिए और कुछ खास नहीं था। मायिकुन ने लेखक के रूप में कुई गेंग का नाम बहुत पहले सुना था। वह उनके काले अतीत के बारे में जानते थे। फिर भी, चाहे कुछ भी हो, कुई गेंग प्रतिभाशाली थे। एक प्रतिभाशाली लेकिन आलसी लेखक किसी भी दिन अंधाधुंध मेहनत करने वाले अप्रतिभाशाली लेखक को हरा सकता है। आखिरकार, ऑनलाइन साहित्य उद्योग एक रचनात्मक उद्योग है। कई बार यह मायने नहीं रखता कि कोई कितनी जल्दी लिखता है, बल्कि यह मायने रखता है कि कोई अच्छा लिखता है या नहीं। भले ही कोई बहुत जल्दी लिखे, अगर उसकी सामग्री खराब है तो वह पाठकों की नज़र में जल्दी ही कचरा ही पैदा कर रहा होगा। बटरफ्लाई गेम की शुरुआत अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। जाहिर है, मायिकुन किताब के कमेंट सेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं जान सका। उसने वहां देखने की जहमत ही नहीं उठाई। इसके बजाय उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में कहानी की रफ्तार काफी तेज थी। नायक का संक्षिप्त परिचय दिया गया। जल्द ही उसे अपनी शक्तियां प्राप्त हो गईं। शक्तियों के उपयोग के बारे में संक्षेप में बताने के बाद मुख्य कथानक शुरू हुआ। नए साल की पूर्व संध्या पर कुई गेंग ने 5 अध्याय अपलोड किए। इन 5 अध्यायों में उसने एक छोटा सा कथानक पूरा किया था। द बटरफ्लाई गेम में शक्तियां प्राप्त करने के बाद नायक ने पहले सहायक पात्र एक स्वतंत्र गेम डिजाइनर को उसके सपनों को पूरा करने में मदद की। उस पहले भाग का कथानक काफी सीधा साधा था। यह उपन्यास के मुख्य संतोषजनक बिंदुओं की एक झलक थी। एक स्वतंत्र, निर्धन और निराश गेम डिजाइनर ने एक स्टैंडअलोन गेम बनाया था। गेम बेहद सरल सामग्री से बनाया गया था, लेकिन इसका गेम प्ले काफी अर्थपूर्ण था। फिर भी, क्योंकि गेम डिजाइनर के पास गेम का विज्ञापन करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं था। समानांतर दुनिया का अवलोकन करते हुए नायक ने गेम डिजाइनर को खोज निकाला। इस प्रकार उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गेम चैनल में एक यूपी मास्टर को ढूंढा, संयोगवश उससे गेम डाउनलोड करवाया और उसे गेम खेलने के लिए प्रेरित किया। यूपी मास्टर के प्रचार प्रयासों की बदौलत गेम अचानक लोकप्रिय हो गया। परिस्थितियां गेम डिजाइनर के नियंत्रण से बाहर हो गईं, लेकिन इन सब के बावजूद गेम डिजाइनर अपने सपनों को साकार करने में कामयाब रहा। 5 अध्यायों के बाद कुई गेंग की ओर से एक सूचना आई। सूचना बहुत ही सरल थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी पिछली किताब के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने पाठकों से माफी मांगी। दूसरे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने इस नई किताब के बारे में बहुत सोच विचार किया है। उन्होंने वादा किया कि इसकी विषय वस्तु रोमांचक होगी और अपने पाठकों से धैर्य रखने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने पाठकों को यह भी बताया कि उन्होंने चीनी नव वर्ष के बाद घर से बाहर न निकलने का फैसला किया है, ताकि वे प्रतिदिन कम से कम 10,000 शब्द अपलोड कर सकें। ये पढ़कर मायिकुन गहरी सोच में डूब गए। वे लंबे समय से ऑनलाइन उपन्यास लिख रहे थे। वे हाल ही में ऑनलाइन उपन्यासों के विकास पर भी बारीकी से नजर रख रहे थे। अब तक उन्होंने काफी कुछ सीख लिया था। क्या इस उपन्यास में कोई खामी थी? बिल्कुल, लेकिन इसके कई बड़े फायदे भी थे। इस समय उपन्यास बाजार अभी भी असीमित क्षमता वाले युवा संघर्षरत किरदारों की किताबों से भरा हुआ था। अधिकांश लेखक अपने पाठकों में तनाव, द्वेष और घृणा की भावनाएं जगाने और उनकी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए सरल, हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। शहरों पर आधारित अधिकांश उपन्यास भी अच्छी तरह से विकसित थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ तयशुदा ढांचों से बाहर नहीं निकला था।
कई उपन्यास शक्तिशाली सैनिकों, कैंपस की सुंदरियों और पुनर्जन्म के इर्द गिर्द घूमते थे। उन सभी में एक ही पारंपरिक, संतोषजनक बिंदु का इस्तेमाल किया गया था। एक सहायक पात्र अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और अंत में नायक से हार जाता है। हालांकि माई-कुन समझ गए थे कि द बटरफ्लाई गेम की मूल संरचना उस समय के प्रचलित उपन्यासों से बिल्कुल अलग थी। अगर यह अपनी गति बनाए रख पाता तो यह अपने आप में एक बिल्कुल नया रास्ता बना लेता। उस समय के अधिकांश उपन्यास अभी भी तथाकथित गोल्डन 3 चैप्टर्स के नियम का पालन करते थे, यानी वे दमन, शक्ति प्राप्ति और विजय के एक निर्धारित चक्र का उपयोग करते थे। ऐसी योजना की आलोचना नहीं की जा सकती थी। हालांकि इसका इतना अधिक उपयोग हो चुका था कि नए उपन्यासों में इसे देखकर लेखकों को स्वाभाविक रूप से घृणा होने लगती थी। दूसरी ओर द बटरफ्लाई गेम ने इस योजना को पूरी तरह से त्याग दिया था। शुरुआती कुछ अध्यायों में दमन का कोई संकेत नहीं था और नायक को शुरुआत से ही अपनी शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। इतना ही नहीं, ऐसा भी नहीं लगता था कि इसमें किसी की हार होगी। इसके विपरीत उपन्यास अपनी संतोषजनक कहानी खुद गढ़ता हुआ प्रतीत होता था। इतना ही नहीं, पाठकों को संतुष्ट करने का इसका तरीका अन्य उपन्यासों से बिल्कुल अलग था। आजकल अधिकांश ऑनलाइन साहित्य पाठकों को संतुष्ट करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि शोषित नायक सत्ता में आकर अपने उत्पीड़कों को परास्त कर देता है। लेकिन द बटरफ्लाई गेम ने पाठकों को सूक्ष्मता से संतुष्ट किया। प्रकाश के गोले के जरिए नायक एक समानांतर दुनिया में छोटे छोटे बदलाव ला सकता था, तितली प्रभाव का उपयोग कर सकता था और रोचक परिणाम प्राप्त कर सकता था। नायक को इतना आकर्षक बनाने वाली बात उसके उत्पीड़कों को हराने जैसी स्पष्ट क्षमता नहीं थी, बल्कि ये कहीं अधिक सूक्ष्म थी। फिर भी यह पाठकों को समान आनंद और खुशी प्रदान कर सकती थी। इसके अलावा नायक की उपलब्धि की भावना के अलावा पाठक पुस्तक के अन्य पात्रों, जैसे कि निर्धन गेम डिजाइनर, की स्थिति में खुद को रखकर भी आनंदित हो सकते थे। इस प्रकार के आनंद ने उपन्यास को एक वयस्क परीक्षा जैसा बना दिया। सभी जानते थे कि अधिकांश स्वतंत्र गेम डिजाइनरों को प्रचार नहीं मिलता था और उनके गेम 90% असफल हो जाते थे। वास्तव में अधिकांश स्वतंत्र गेम डिजाइनर अपने सपनों को निराशापूर्वक छोड़ देते थे। हालांकि उपन्यास में स्वतंत्र गेम डिजाइनर नायक के कार्यों से उत्पन्न तितली प्रभाव के कारण अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहा। पाठकों के लिए ये बहुत संतोषजनक होगा। यदि वर्तमान में लोकप्रिय उपन्यासों की तुलना लाल ब्रेज्ड पोर्क से की जाए तो इस उपन्यास की तुलना चीनी के साथ टमाटर के साधारण टुकड़ों से की जा सकती है। लाल ब्रेज्ड पोर्क स्वादिष्ट था। हालांकि अगर मेज पर अलग अलग तरह के लाल रंग के पके हुए सुअर के मांस के टुकड़े सजे होते तो चीनी के साथ टमाटर के टुकड़े परोसे जाने के क्षण से ही अलग दिखते। इसके अलावा माई-कुन को कुई गेंग के नए उपन्यास में तेंगदा की झलक दिखाई दी। उन्हें लगा कि इस उपन्यास के पीछे बॉस पेई की प्रेरणा रही है। आखिर जब बॉस पेई ने द लोनली डेजर्ट रोड बनाया था तो टीचर कियाओ ने ही एक वीडियो के जरिए गेम को लोकप्रिय बनाया था। उस गेम से मिले मुनाफे से बॉस पेई ने घोस्ट जनरल बनाया था। इसी तरह उन्होंने तेंगदा कॉर्पोरेशन की नींव रखी थी। इसलिए यह उपन्यास माई-कुन के दिल के बहुत करीब था। इस नजरिए से माई-कुन को लगा कि अगर यह अच्छी तरह से लिखा गया होता तो ये किताब जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क पर बेहद लोकप्रिय हो जाती। लेकिन क्या ये किताब पूरी तरह से सही लिखी गई थी? माई-कुन को ऐसा नहीं लगा। इसमें सुधार की गुंजाइश थी। अगर उचित बदलाव किए जाते तो किताब का स्तर काफी बढ़ जाता। यह अच्छी बात थी। चूंकि कुई गेंग ने अभी ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए वह आसानी से बदलाव कर सकता था। माई-कुन को यह सुनिश्चित करना था कि वह जल्द से जल्द जितना हो सके उतना बदलाव करे। ये सोचकर माई-कुन ने कुई गेंग को फोन किया। माँ बॉस, मैं अभी लिख रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं इस किताब को बहुत अच्छे से लिखूंगा। इस बार इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं कम से कम 2 मिलियन शब्द लिखूंगा। माई-कुन के कुछ बोलने से पहले ही कुई गेंग ने अपना दृढ़ निश्चय जता दिया। हे, अंदाजा लगाओ तुमने यह बात कितनी बार कही है। माई-कुन की पहली प्रतिक्रिया ने कुई गेंग को तुरंत चुप करा दिया। ठीक है, मैं तुम्हें उस बारे में नहीं बुला रहा हूँ। माई-कुन हंसे और सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं तुमसे तुम्हारे नए उपन्यास के बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन तुम्हें इसे अच्छे से लिखने और अधूरा न छोड़ने की याद दिलाने के अलावा कुछ और भी बात है। कुई गेंग दंग रह गए। जी हाँ, बोलिए बॉस माँ, माई-कुन ने जवाब दिया। मेरे पास कुछ सुझाव हैं, मैं उन्हें संक्षेप में समझा देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि वे सही हैं तो तुम अपनी किताब में बदलाव कर सकते हो, वरना चिंता मत करो। समझ लो कि हम मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं और इस उपन्यास को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके उपन्यास में बहुत संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इसकी विषय वस्तु परिपूर्ण हो। बॉस माँ की कृपा से अभिभूत होकर कुई गेंग ने कहा, कृपया मुझे सलाह दीजिए। माई-कुन ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और फिर कुई गेंग को विस्तार से समझाया। मैं समझ सकता हूं कि बॉस पेई आपके पहले लघु कथानक के लिए प्रेरणा रहे हैं।
तेंगदा में वाकई कई रोचक कहानियां हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आपने इसमें अपनी कलात्मक प्रतिभा का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है। मेरे 2 मुख्य सुझाव हैं। पहला, मुझे लगता है कि नायक एकमात्र दर्शक के रूप में कथानक में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं है। नायक को केवल एक पात्र बनाने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लेखक ऐसा भी करते हैं। हालांकि अगर आप नायक को कथानक से जोड़ सकें तो यह और भी रोचक होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, नायक को जो प्रकाश का गोला मिलता है वह किसी समानांतर दुनिया से नहीं बल्कि उसकी अपनी दुनिया से संबंधित है। नायक जो कुछ भी करता है वह उसकी दुनिया को वास्तविक रूप से बदलता है और उसके आसपास की दुनिया को बेहतर बनाता है। साथ ही नायक अपने कार्यों से लाभ भी उठा सकता है। उदाहरण के लिए, नायक किसी उद्यमी को अरबों डॉलर का साम्राज्य स्थापित करने में मदद कर सकता है, लेकिन साम्राज्य स्थापित होने से पहले वह उसमें कुछ शेयर खरीद सकता है। इस प्रकार वह अपने कार्यों का फल प्राप्त कर सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। इसके अलावा पर्दे के पीछे काम करते हुए नायक वास्तविक जीवन में सहायक पात्रों से भी मिल सकता है। इससे कथानक में कुछ रोचक मोड़ भी आ जाएंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप पुस्तक के लहजे को थोड़ा बदल सकते हैं। फिलहाल कहानी काफी सकारात्मक है और पाठकों को इसके संतोषजनक पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मेरा मतलब यह है, नायक कुछ करने का लक्ष्य रखता है, उसे पूरा करता है और फिर सफल होता है। मुझे लगता है कि यह लेखन का एक स्थिर तरीका है, लेकिन पाठकों को शायद उतना आकर्षक न लगे। इसके बजाय आप कहानी में और अधिक विरोध का तत्व जोड़ सकते हैं। इससे बटरफ्लाई इफेक्ट की अनिश्चित प्रकृति बढ़ेगी, संतोषजनक बिंदुओं में एक नया मोड़ आएगा और कहानी में हास्य का पुट भी आएगा। सरल शब्दों में यह इस प्रकार होगा, नायक कुछ नहीं चाहता, एक दुर्घटना घटित होती है, चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं होती और वह सफल हो जाता है। चलिए आपके पहले लघु कथानक को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। फिलहाल यह इस प्रकार लिखा गया है, एक स्वतंत्र गेम डिजाइनर सफल होना चाहता है, नायक बटरफ्लाई गेम का उपयोग करके उसकी मदद करता है और स्वतंत्र गेम डिजाइनर सफल हो जाता है। कहानी में बदलाव करने के बाद यह इस प्रकार हो सकता है, स्वतंत्र गेम डिजाइनर कभी सफल होना नहीं चाहता था, बल्कि वह केवल समाज को चुनौती देने के लिए एक गेम बनाना चाहता था। नायक को खेल दिलचस्प लगता है, वह बटरफ्लाई गेम का इस्तेमाल करता है और स्वतंत्र गेम डिजाइनर तरक्की करता है। लिखते समय हास्य का प्रयोग जरूर करें, इससे आपके उपन्यास की कहानी पारंपरिक कहानियों से अलग दिखेगी। समझे? दूसरी तरफ कोई गेंग चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मायिकुन की कही हर बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। काफी देर बाद उसने सहमति में गुनगुनाया और कहा, माँ बॉस, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी शुरुआती कुछ अध्याय लिखते समय कुछ कमी सी महसूस हुई थी। यह उस व्यंजन की तरह था जिसमें सारी सामग्रियां थीं और वह पूरी तरह से पका हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें स्वाद की कमी थी। अगर मैं इन 2 बातों को अपने उपन्यास में शामिल कर लूं तो यह निश्चित रूप से और भी उत्कृष्ट होगा। लेकिन मुझे कुछ चिंताएं हैं, बॉस माँ। मायिकुन ने पूछा, क्या है? कुछ हिचकिचाहट के बाद कुई गेंग ने जवाब दिया, सच कहूं तो बॉस पेई मेरे पहले मिनी प्लॉट, जिसमें गेम डिजाइनर की कहानी थी, के लिए प्रेरणा थे। मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे आपके सुझाव के अनुसार संपादित किया तो बॉस पेई की छवि खराब हो जाएगी। बॉस पेई को बुरा तो नहीं लगेगा ना? अध्याय 414 क्या काम पहले शुरू करना संभव है? बिल्कुल नहीं। मायिकुन ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना हो। तुम बॉस पेई को क्या समझते हो? बॉस पेई बहुत उदार और दूरदर्शी हैं। अब तक अपविंड लॉजिस्टिक्स को घाटा हो रहा है, फिर भी क्या बॉस पेई ने इस बारे में एक शब्द भी कहा है? नहीं, उन्हें अपविंड लॉजिस्टिक्स के नेता पर अभी भी बहुत भरोसा है। क्या आपको लगता है कि बॉस पेई इतनी छोटी सी बात पर इतना हिसाब किताब करेंगे? आप उनका अपमान कर रहे हैं। कुछ सोचने के बाद कुई गेंग को एहसास हुआ कि यह सच था। बॉस पेई कितने उदार थे। भला वे एक उपन्यास के आधार पर कुई गेंग के खिलाफ साजिश कैसे रच सकते थे? ये तो नामुमकिन लगता था। ठीक है बॉस माँ, मैं इसे तुरंत बदल दूंगा। यह अच्छी बात है कि मैंने अभी तक ज्यादा नहीं लिखा है और मुझे कथानक में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि मैं बदलावों को बहुत जल्दी शामिल कर सकता हूँ, कुई गेंग ने दृढ़ता से कहा। मायिकुन कुई गेंग के रवैये से बहुत संतुष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह गंभीरता से लेखन करना चाहती है। मैं यही सोच रहा हूँ, अगर आप चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान लगातार प्रतिदिन 5 अध्याय अपलोड कर सकते हैं तो मैं झू शिंगान से कहूंगा कि वह आपके उपन्यास को पहले से ही अनुशंसा सूची में शामिल कर दे। आप जितनी तेजी से लिखेंगे आपको उतना ही बेहतर स्थान मिलेगा। कोशिश करें कि आपका उपन्यास शहरी शैली में सबसे लोकप्रिय हो। एक बार फिर कुई गेंग बॉस माँ की कृपा से अभिभूत हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छुट्टियों में कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर रहकर लिखूंगी। मायिकुन की सलाह मिलने के बाद कुई गेंग को और अधिक प्रेरणा मिली।
अगर वेबसाइट का उच्च प्रबंधन भी उनके उपन्यास की सिफारिश कर रहा होता तो क्या उन्हें अभी भी पर्याप्त सिफारिशें न मिलने की चिंता करनी पड़ती। अब क्वुई गेन की एकमात्र इच्छा यही थी कि वह उपन्यास की गुणवत्ता बनाए रखते हुए जितनी जल्दी हो सके उसे लिख ले। वह प्रतिदिन 10,000 शब्द लिखता था और आशा करता था कि जिन पाठकों को केवल अनुशंसाओं वाली पुस्तकों को पढ़ने की आदत थी वे उसके उपन्यास से जल्द जुड़ जाएं। ये सौभाग्य की बात थी कि क्वुई गेन की रचनात्मक क्षमता चरम पर थी। चीनी नव वर्ष से पहले उन्होंने तेंगा खेलों से काफी सामग्री एकत्र कर ली थी। उन्हें उपन्यास में शामिल करने से पहले उस सामग्री को थोड़ा बहुत संसाधित करना पड़ा। उसे बस यही सोचना था कि उन कहानियों को और अधिक नाटकीय तरीके से कैसे लिखा जाए ताकि संघर्ष उत्पन्न हो सके। क्वुई गेन ने अपने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। अगर मेरे परिवार को 10 और बार तोड़फोड़ का सामना भी करना पड़े तो भी यह मुझे इस उपन्यास को अच्छे से लिखने और पूरा करने से नहीं रोकेगा। चीनी नव वर्ष के पहले दिन क्वुई गेन ने अपने द्वारा अपलोड किए गए 5 अध्यायों के साथ साथ अपने द्वारा लिखे गए अध्यायों का भी संपादन किया। कहानी के सुचारू रूप से आगे बढ़ने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने आगे के अध्याय लिखना जारी रखा। क्वुई गेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मालिकुन के सुझावों को अपनाना बेहद कारगर साबित हुआ। पहले जब वह लिखते थे तो उन्हें लगता था कि कुछ कमी है। इस वजह से लिखते समय वे और भी उदास हो जाते थे। पहले 5 अध्याय पूरे करने के बाद भी उन्हें कहानी अपूर्ण लगी और उन्हें लगा कि इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। फिर भी उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वास्तव में क्या बदलने की जरूरत है। इस प्रकार यद्यपि क्वुई गेन काफी तेजी से लिख रहा था फिर भी उसे अनिश्चितता का अनुभव हो रहा था। अब हालात बदल गए थे। मालिकुन के सुझावों को अपनाने के बाद क्वुई गेन को एहसास हुआ कि वह नायक से जुड़ी दिलचस्प आपस में जुड़ी कहानियों को मूल कथानक में पिरो सकता है। उसकी कहानी अब कहीं बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही थी। लिखने के बाद उन्होंने अध्याय पढ़े और उन्हें अधिक संतुष्टि महसूस हुई। बदलाव की जरूरत वाली बेचैनी पूरी तरह गायब हो गई। क्वुई गेन के लिए शब्द स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहे थे। जैसे ही उसने अपना लैपटॉप पकड़ा और टाइप करना शुरू किया उसके आसपास की हर चीज मानो गायब हो गई। जैसे जैसे क्वुई गेन ने अधिक से अधिक अध्याय अपलोड किए पुस्तक के नीचे की टिप्पणियां भी बदलती गईं। क्या उसने पहले कुछ अध्यायों में बदलाव किया? पहले भी उद्घाटन बुरा नहीं था लेकिन यह उद्घाटन कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मैं उस गैर मौजूद लेखक की किताबें पढ़ना पूरी तरह बंद करना चाहती थी लेकिन अनजाने में ही मैंने उसकी नवीनतम अपलोड की गई रचनाएं पढ़ लीं। धिक्कार है। तुम उसे जितना चाहो कोस लो लेकिन तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो आता ही नहीं उसकी किताबें पढ़ने में वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। ये शुरुआत वाकई बहुत आकर्षक है। मैं शायद फिर से इसके प्यार में पड़ जाऊंगी। मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं कि क्या तुम इस बार सचमुच 2 मिलियन शब्द लिख सकते हो? छोड़ो, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। बस जितना लिख सको उतना लिखो। अचानक शहर में आधारित उपन्यास मुझे बहुत दिलचस्प लगने लगे हैं। ये तो अजीब बात है। मुझे लगा था कि शहरी उपन्यासों से हटकर शहरी उपन्यास लिखने पर ज्यादातर लेखकों के कई पाठक कम हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कई आईडी जानी पहचानी लग रही हैं। क्या आप अभी भी यहीं हैं? आप सब कहते रहते हैं कि इस गैर मौजूद लेखक की कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। ये किताब वाकई दिलचस्प है। इसमें हास्य है और कई तरकीबें हैं। एक एक करके दुर्घटनाओं से दुनिया को बदलना, यह मेरे दिल में एक सूक्ष्म सुखद अनुभूति पैदा करता है। ये वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं उन शुवानहुआ और शियानशिया किताबों को पढ़ते पढ़ते थक गया हूं जिनमें पूरे परिवारों को मार डाला जाता है। कभी कभी कुछ नया करने की कोशिश करना बुरा विचार नहीं है। मेरा समर्थन आपके साथ है। अगर आपने इस किताब को अधूरा छोड़ने की हिम्मत की तो मैं आपके दरवाजे पर आकर आपका वध कर दूंगा। आप एक नए उपन्यास के लिए प्रतिदिन 5 अध्याय अपलोड कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि इसे अनुशंसाओं में जगह नहीं मिलेगी? उसे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? इस नए उपन्यास को तो पहले से ही बहुत अच्छी अनुशंसाएं मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि वेबसाइट जानबूझकर इस उपन्यास का समर्थन कर रही है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। 4 फरवरी, चीनी नव वर्ष का दूसरा दिन, दोपहर को ठंडी हवा बह रही थी। अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित इंटरनेट कैफे के प्रवेश द्वार पर खड़े पेइकियान ने अपनी बाहें फैला रखी थीं, मानो वह हवा से अपने शरीर से सिगरेट की दुर्गंध को दूर करना चाहता हो। अरे, मुझे अपने घर के पास ही मछली पकड़ने वाले इंटरनेट कैफे की एक शाखा पहले ही खोल लेनी चाहिए थी। पेइकियान ठंडी हवा में कांप उठा। उसके मन में एक दुखद विचार उभर आया। चीनी नव वर्ष के दौरान वास्तव में कुछ भी मजेदार करने को नहीं था। आज चीनी नव वर्ष का दूसरा दिन था। पेइकियान अपने बचपन के कुछ करीबी दोस्तों और सहपाठियों के साथ इकट्ठा हुआ था और उन्होंने पूरा दिन एक साथ बाहर बिताया था। उस छोटे से काउंटी में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए सबने सिनेमाघर में फिल्म देखने, दोपहर का खाना खाने और फिर पास के इंटरनेट कैफे में साथ मिलकर गेम खेलने का फैसला किया। फिल्म देखने के बाद पेइकियान के मन में मिली जुली भावनाएं थीं।
बेशक वह मुख्य रूप से खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। पहले तो उन्होंने टुमारो इज ब्यूटीफुल को चीनी नव वर्ष के दौरान रिलीज करने की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि चीनी नव वर्ष परिवारों के एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए अधिक लोग सिनेमाघरों में जाकर इसे देखेंगे। फिर अधिक लोग इसकी आलोचना करेंगे और यह जल्दी ही फ्लॉप हो जाएगी। इसके अलावा इस दौरान कई अन्य फिल्मों का भी प्रीमियर होना था। उन्होंने सोचा था कि सिनेमाघरों में टुमारो इज ब्यूटीफुल को बहुत कम स्लॉट मिलेंगे। हालांकि उस दिन चीनी नव वर्ष के दौरान सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म देखने के बाद पेई कियान के मन में केवल एक ही विचार आया, ये सब क्या है। उन्हें याद नहीं था कि 2011 में इस अवधि के दौरान कौन सी फिल्में लोकप्रिय थीं, लेकिन सिनेमाघरों में दिखाई जा रही फिल्मों में से कोई भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वह लोकप्रिय हो सकेगी। सिनेमाघर से बाहर निकलते समय उन्होंने अपना मोबाइल फोन चेक किया और पाया कि इस साल चीनी नव वर्ष का समय फिल्मों के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता है। इस दौरान रिलीज हुई सभी फिल्मों की टिकट साइटों पर रेटिंग 7.0 से कम थी। पेई कियान का अनुमान था कि इनमें से कोई भी फिल्म 200 अरब युआन का राजस्व भी अर्जित नहीं कर पाएगी। ये बेहद चौंकाने वाला था, और अधिक सोचने के बाद पेई कियान को एहसास हुआ कि चीनी नव वर्ष का समय फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय मौसम केवल स्टीफन चाउ की 2013 में आई फिल्म जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डेमन्स के कारण ही बन पाया। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि फिल्में भी वैसी नहीं थीं जैसी पेई कियान को याद थीं। इसलिए हालांकि चीनी नव वर्ष का समय फिल्मों की रिलीज के लिए अच्छा माना जाता था, फिर भी अच्छी फिल्में ज्यादा नहीं आती थीं। ये सोचकर पेई कियान को अजीब तरह का डर लगने लगा। क्या होगा अगर वह चीनी नव वर्ष के दौरान टुमारो इज ब्यूटीफुल फिल्म रिलीज करे और उससे कोई नुकसान न हो। ऐसा नहीं था कि पेई कियान को अपनी फिल्म पर भरोसा नहीं था। दरअसल प्रदर्शित फिल्में बेहद घटिया थीं और उन्हें अपने साथी फिल्मकारों की मदद की जरूरत थी। पेई कियान ने सोचा, शायद यह अच्छा ही हुआ कि वे टुमारो इज ब्यूटीफुल को चीनी नव वर्ष के समय रिलीज नहीं कर पाए। उम्मीद है कि टुमारो इज ब्यूटीफुल के साथ ही 1 या 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज होंगी, जिससे इसकी बिक्री पर असर पड़ेगा। जहां तक दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने की बात है, उस इलाके में अच्छे इंटरनेट कैफे बहुत कम थे। उन्हें सबसे अच्छा कैफे मिल गया था, लेकिन वहां धूम्रपान प्रतिबंधित नहीं था। खेलते समय पेई कियान का दम घुटने से बाल बाल बचा। वह बस इतना ही कह सका कि उसने शुरुआत में ठीक से सोचा समझा नहीं था। उसने अपने माता पिता के घर के सामने एक अपविंड कुरियर स्टेशन इसलिए खोला था ताकि उन्हें अपने पार्सल लेने में आसानी हो। उसने अपने घर के सामने मछली पकड़ने वाला इंटरनेट कैफे खोलने के बारे में सोचा तक नहीं था। वापस आकर मैं झांग युआन से इस बारे में बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे मेरे घर के पास एक फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे खोलें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें नुकसान होता है या मुनाफा। कम से कम मैं अगले चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान वहां खेल तो सकूंगा। क्या ये सही नहीं है? झांग युआन को प्रथम स्थान के आधार पर बाहर कर दिया गया है। छुट्टियों के बाद मैं फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के नए प्रभारी से बात करूंगा। पेई कियान ने बाहर से आ रही सिगरेट की गंध को झटक दिया, अपने बचपन के दोस्तों और हाई स्कूल के सहपाठियों को अलविदा कहा और फिर घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय पेई कियान इंटरनेट कैफे में गेम खेलने के अपने अनुभव के बारे में सोच रहा था। ये सोचते हुए कि उन्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए, उनके बचपन के दोस्त और हाई स्कूल के सहपाठी आईओआई और गॉग के बीच दुविधा में थे। स्पष्ट रूप से हाल ही में जारी किए गए बैटल गेम्स के रूप में आईओआई और गॉग गेमर्स के समूहों के बीच समान रूप से प्रभावशाली थे। फिर भी अंत में सभी ने आईओआई खेलने का फैसला किया। इससे पेई कियान को थोड़ी राहत मिली। सचमुच दर्शकों की निगाहें पैनी थीं। आईओआई अभी भी गॉग से कहीं बेहतर था। हालांकि कुछ समय तक खेल में मग्न रहने के बाद पेई कियान को एहसास हुआ कि आईओआई लॉल से बहुत अलग है। दोनों खेलों के नायकों में कोई समानता नहीं थी और आईओआई का संचालन कहीं अधिक जटिल था। इसके अलावा चीन में आईओआई खेलने के लिए उन्हें एक एक्सेलेरेटर का उपयोग करना पड़ा और एक विदेशी सर्वर से कनेक्ट करना पड़ा। इस वजह से लैग काफी ज्यादा था। बेशक इससे खेल की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। मछली पकड़ने वाले इंटरनेट कैफे को छोड़ दे तो कई अन्य इंटरनेट कैफे ने उस समय अपने कंप्यूटरों में आईओआई और गॉग दोनों को स्थापित कर रखा था। इंटरनेट कैफे के मालिक बाजार का बहुत अच्छे से अवलोकन करते थे। वे ये सुनिश्चित करते थे कि इंटरनेट कैफे में गेमर्स के बीच सबसे लोकप्रिय दिखने वाले गेम ही इंस्टॉल किए जाएं। समय इसके अलावा आईओआई को आज अपडेट किया जाना था। आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी नव वर्ष नहीं मनाया जाता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, पेई कियान के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसे लगा था कि उसकी मां उसे रात के खाने के लिए घर ले जाने के लिए उसका पीछा कर रही है। हालांकि ठंडी हवा में अपना मोबाइल फोन उठाते समय पेई कियान को पता चला कि वह ली यादा थी। अरे तुम मुझे आज क्यों फोन कर रहे हो? क्या आप मुझे बधाई संदेश भेज रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो मुझे चीनी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर संदेश भेजा था। पेई कियान ने संदेह से भरी नजरों से फोन उठाया,
लियाडा की चिंतित आवाज तुरंत सुनाई दी। बॉस पेई, मुझे लगता है कि एओआई ने अभी अभी अपना गेम अपडेट किया है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? पेई कियान ने कहा, ओह, मुझे पता है। क्या बात है? लियाडा दंग रह गई, मानो उसने बॉस पेई से इतनी शांत आवाज की उम्मीद न की हो। दरअसल शांत स्वर के बीच थोड़ी सी खुशी भी झलक रही थी। बॉस पेई, आईओआई के अपडेट होते ही गॉग की प्रतिस्पर्धा काफी कम हो जाएगी। फिंगर गैम्स चीनी नव वर्ष नहीं मना रहा है। 10 दिन की चीनी नव वर्ष की छुट्टी भले ही मामूली लगे, लेकिन हमारा गेम पहले से ही आईओआई से बदतर स्थिति में था। अगर हम इसमें और देरी करते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। हम उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। क्या मैं काम पर जल्दी लौटने के लिए आवेदन कर सकता हूं? मुझे पता है कि ओवरटाइम करना गलत है, लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति है। पेई कियान ने भौहें चढ़ाईं। काम जल्दी शुरू करना? बिल्कुल नहीं। अध्याय 415 इस प्रश्न का सही उत्तर है नहीं। पेई कियान ने इसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। लियाडा थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन पेई कियान ने उसके बोलने का समय पूरा होने से पहले ही बीच में टोक दिया। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत का मामला है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। काम कभी खत्म नहीं होता। क्या अगर मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले काम पर वापस जाने की अनुमति दे दूं, तब भी गॉग आईओआई से आगे निकल पाएगा? लियाडा उसे जवाब नहीं दे सकी। हम एक हफ्ते में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन पेई कियान ने तुरंत बात संभाल ली। यही कारण है, अगर मैं तुम्हारे एक हफ्ते पहले काम पर जाने के अनुरोध को मंजूरी दे दूं, तो क्या तुम आईओआई से आगे न निकलने पर सप्ताहांत में ओवरटाइम के लिए आवेदन करोगी? अगर तुम्हें इस सप्ताहांत ओवरटाइम करना है लेकिन आईओआई से आगे नहीं निकल पाती हो, तो क्या तुम अगले हफ्ते भी यही करती रहोगी? तुम्हें समझना होगा, 1000 मील का बांध चींटियों के घोंसले की वजह से ढह जाता है। तुम्हें गड़बड़ी को रोकने के सिद्धांत को समझना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो तेंगडा के नियम कानूनों का क्या होगा? लियाडा ने कहा। ओह, पेई कियान ने गंभीरता से कहा। तो चूंकि 2 और दिन का ओवरटाइम निर्णायक परिणाम नहीं देगा, तो ओवरटाइम मत कीजिए। बेकार का ओवरटाइम सबका समय और मेरे द्वारा ओवरटाइम के लिए दी जाने वाली फीस बर्बाद करता है। क्यों परेशान हो? लियाडा को अचानक खंडन करने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा, लेकिन जितना वह इसके बारे में सोचती गई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन बॉस पेई, आईओआई नए संस्करण लॉन्च कर रहा है और यूरोप और अमेरिका में इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। गॉग और आईओआई सीधे प्रतिस्पर्धी हैं। एक कदम पीछे रहने का मतलब कई कदम पीछे हटना है। इस नाजुक समय में एक भी गलत कदम के अकल्पनीय परिणाम होंगे। लियाडा की आवाज में बहुत चिंता थी। जाहिर है, छुट्टियों के दौरान उन्होंने आईओआई की स्थिति पर ध्यान दिया था। आईओआई की गुणवत्ता में तेजी से सुधार देखकर वह चैन से नहीं बैठ सकती थीं। पेई कियान ने आह भरी। कभी कभी कर्मचारियों पर इतना बोझ डालना अच्छा नहीं होता। अगर गॉग शुरू से ही असफल होने वाला था, तो इतनी मेहनत क्यों? दिन रात काम करके तरक्की की दौड़ में लगे रहना और अंत में असफल होना, अपनी भावनाओं को व्यर्थ करना। बेहतर होता कि शुरू से ही लापरवाही से काम किया जाता और पैसे खर्च करके उसे पूरा किया जाता। पेई कियान ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मैं समझती हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन ये सिद्धांत का मामला है। इसमें मनमाने ढंग से समझौता नहीं किया जा सकता। याडा, मुझे लगता है कि आपकी सोच में थोड़ी सी गड़बड़ है। काम पर समस्याएं आना आम बात है, फिर भी आपकी पहली प्रतिक्रिया उन्हें सुझाने के लिए ओवरटाइम करना होती है। ओवरटाइम करना हर समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा है। एक बार इसका इस्तेमाल करोगे तो इस पर निर्भर हो जाओगे और इसमें और भी गहरे डूबते जाओगे। बार बार इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बाकी क्षमताएं कमजोर हो जाएंगी। तुम ओवरटाइम के अलावा बाकी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करोगे। साफ सोचो, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? याद रखो, महत्वपूर्ण बात ओवरटाइम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। सही क्या है, इस बारे में स्पष्ट होना हमेशा कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फोन के दूसरी तरफ बैठी लियाडा चुप हो गई। कुछ देर बाद वह शांत हुई। बॉस पेई, आपकी बातें अज्ञानता को प्रेरित करती हैं। मेरी सोच गलत थी। मुझे काम पर किसी भी समस्या का समाधान ओवरटाइम के जरिए नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत, मुझे इसे हल करने के लिए ओवरटाइम के बाहर के तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ कर्मचारियों से ओवरटाइम करवाने का ही पता है, तो एक प्रभारी के तौर पर यह मेरी ही लापरवाही है। धन्यवाद, बॉस पेई, अब मैं समझ गई। बॉस पेई को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेई कियान चुपचाप सब सुनती रही। नव वर्ष की शुभकामनाएं। फोन रखने के बाद पेई कियान ने आह भरी। वह वाकई उनकी कर्मचारी थी। वह उनके शब्दों से निष्कर्ष निकालकर अच्छी दलीलें दे सकती थी। थोड़े से मार्गदर्शन से ओवरटाइम का विचार पूरी तरह से खत्म हो गया। बुरा नहीं। फिंगर गैम्स, मुझे कुछ शक्ति दो। चीनी नव वर्ष के दौरान और ज्यादा मेहनत करो और गॉग को धूल चटा दो। पेई कियान ने मन ही मन प्रार्थना की। 10 फरवरी
नववर्ष का 8वां दिन, काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया था, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खुला था। पेई कियान पिछली दोपहर को ही जिंगजोऊ लौट आई थी। पेई कियान के माता पिता जानते थे कि वह फी हुआंग वर्कस्पेस में खासकर नई फिल्म की रिलीज के कारण व्यस्त था। उन्होंने उसे जरूरत से ज्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बस उसे स्वस्थ रहने और अपनी सेहत पर ज्यादा बोझ न डालने की सलाह दी। पेई कियान ने मन ही मन सोचा कि अपनी सेहत पर ज्यादा बोझ डालना तो नामुमकिन ही था। उसकी नौकरी उसकी सेहत के लिए काफी अच्छी थी। वह हर दिन तब तक सोता था जब तक वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं जाता था। वह काम पर आराम करता था और कभी कभी मिंगयून प्राइवेट किचन में अच्छा खाना खाता था। सब कुछ काफी आरामदायक था, सिवाय तब जब उसके अपने ही कर्मचारियों ने उसे धोखा दिया। 17वीं मंजिल, तेंगा गेम्स गेमिंग विभाग। कुई गेंग बाओजू से सामग्री इकट्ठा करना जारी रखे हुए था। झोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की अध्ययन कक्षा आज से फिर से शुरू होनी थी। कुई गेंग भले ही कक्षा का सदस्य था, लेकिन तेंगा में उसका एक आधिकारिक पद था, विशेष पर्यवेक्षक। इसलिए उसे छोटे काले कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं थी। गेमिंग विभाग के बाकी लोग जल्दी से काम में जुट गए और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगे। पानी पीने का भी समय नहीं मिल रहा था। कोई चारा नहीं था, काम बहुत था। लियाडा जैसे कई लोग चीनी नव वर्ष के दौरान आईओआई की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। गेम का अपडेटेड वर्जन देखने के बाद वे काम पर वापस लौटने के लिए बेताब थे। उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्होंने लियाडा से अपनी भड़ास निकाली तो बॉस पेई ने उसकी आलोचना की और उसे समझाया। वे छुट्टियों के खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। काम के पहले दिन से ही वे गेम को संशोधित करने के लिए बेताब थे। तेंगा गेम्स के गेमिंग विभाग में हर कोई पूरी लगन से काम कर रहा था। हम तेंगा गेम्स हमेशा से ही एक ऐसी ताकत रहे हैं जो मुश्किलों का सामना करती है। बॉस पेई के मार्गदर्शन में बनाया गया हमारा हर गेम लोकप्रिय हुआ। इस तरह के सुनहरे ब्रांड को हमारे हाथों बर्बाद नहीं किया जा सकता है ना। अगर गॉग आईओआई से हार जाता तो वे उस व्यक्ति का सामना नहीं कर पाते। सभी ने बहुत मेहनत शुरू कर दी। लियाडा ने नए साल से पहले तीनों जनरलों को कार्य जिम्मेदारियां सौंप दी थीं। हालांकि वे नए थे और उन्हें मामलों से परिचित होने और कार्यभार संभालने के लिए समय चाहिए था। इस अवधि के दौरान महीने के अंत तक लियाडा को सुचारू रूप से कार्यभार सौंपने और अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना संभव हो उतना काम तीनों को सौंपना होगा। हाल ही में हु शियानबिन को मुख्य नीति के क्रियान्वयन का ब्यौरा देने के बाद लियाडा ने थोड़ी देर का विराम लिया, कॉफी पी और मौजूदा स्थिति के बारे में सोचा। जब भी वह अनजाने में चिंतित होती तो उन्हें बॉस पेई की कही बात याद आती, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि सफलता का रास्ता इसी में है। याद रखना, महत्वपूर्ण बात अतिरिक्त समय तक काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। तो सही काम क्या है? क्या अनुसंधान एवं विकास को गंभीरता से लेना चाहिए। यही मुझे अपने भीतर करना चाहिए और यही सबसे सुरक्षित तरीका है। इसे सही नहीं कहा जा सकता। लियाडा ने काफी देर तक सोचा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। उसका मन हुआ कि वह बाओजू से पूछे। आखिर बॉस पेई की सोच को समझने का बाओजू का अपना तरीका तो था ही। लेकिन बाओजू कुई गेंग को तेंगदा के अतीत के बारे में बता रहा था, जो कुई गेंग अपनी नई किताब के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा था। लियाडा को उससे पूछने में शर्म आ रही थी। बाओजू के अलावा वह और किससे पूछती? हुआंग सिबो से। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन लियाडा जानती थी कि फी हुआंग वर्कस्पेस नई फिल्म की रिलीज की तैयारी कर रहा है। हुआंग सिबो भी शायद बहुत व्यस्त होंगे और उनके पास समय नहीं होगा। उसने सोचा कि आखिर में लिन वान से पूछना ही बेहतर होगा। बॉस पेई के विचारों के बारे में लिन वान की भी अपनी अलग व्याख्याएं थीं। लियाडा ने अपनी उलझन के बारे में लिन वान को संदेश भेजा। उसने उससे पूछा भी, बॉस पेई का सही समय पर सही काम करने का क्या मतलब था। लिन वान ने तुरंत जवाब दिया, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। मेरे पास इस प्रश्न का सही उत्तर है। बॉस पेई ने मुझे पहले भी कुछ ऐसा ही बताया था। ये सुनकर लियाडा को दिलचस्पी हुई। उसने जल्दी से फोन किया। जल्दी बताओ, बात क्या है। लियाडा को जैसे ही लिन वान को कुछ समझ आया, वह मुस्कुराई और आत्मविश्वास से फोन पर बोली, क्या तुम्हें याद है कि हमने पहले शांगयांग गेम्स में ब्लडी बैटल सॉन्ग द पावरफुल वर्जन पर साथ काम किया था। ऑनलाइन होने के बाद से गेम में घाटा हो रहा था, इसलिए मैंने बॉस पेई से पूछा कि क्या करना चाहिए। बॉस पेई ने कहा कि सही समय का इंतजार करो, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से सोचो, क्या ये वाक्य उनके द्वारा तुमसे कहे गए अन्य वाक्यों जैसा ही था? क्या उन सभी में सही समय पर जोर दिया गया था? लियाडा को अचानक समझ आया। ओह, आपका मतलब? लिन वान मुस्कुराए। बिल्कुल सही, बॉस पेई ने साफ साफ कहा था। ज्यादा मेहनत करना बेकार है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम्हें आधा ही नतीजा मिलेगा। उनका मतलब था कि समस्या को बिना ज्यादा मेहनत किए भी हल किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्लाइंट साइड गेम्स में आईओआई से सीधे मुकाबला नहीं करती।
चाहे तुम जीतो या हारो, युद्ध तो हार ही जाओगी। मैं एक क्षेत्र बदल दूंगी, उनसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी और फिर उस क्षेत्र में उन्हें हरा दूंगी। लियाडा की आंखें चमक उठी, उसकी कई उलझनें तुरंत दूर हो गईं। सही समय क्या था? इस सवाल का सही जवाब लिन वान को ब्लडी बैटल सॉन्ग पर काम करते समय मिल गया था। मोबाइल गेम्स की आने वाली लहर ही सही समय था। लिन वान ने लगभग खत्म हो चुके ब्लडी बैटल सॉन्ग को मोबाइल गेम में बदल दिया क्योंकि वह इस बात को समझ गई थी। इसके अलावा उसने शेनहुआ के एप्लीकेशन स्टोर का भी फायदा उठाया। इसी तरह ब्लडी बैटल सॉन्ग आसमान छू गया और उसने शानदार वापसी की। अगर इसे एक मानक जवाब में कहें तो वह था गॉग को एक ऐसे डुअल टर्मिनल गेम में बदलना जो मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों पर चल सके। बॉस पेई ने भी यही कहा। आईओआई ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी, वे गॉग से सिर्फ थोड़ा बहुत आगे नहीं थे। इतना बड़ा अंतर तेंगा गेम्स में सभी कर्मचारियों के दिन रात काम करने से भी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए बॉस पेई नहीं चाहते थे कि सभी कर्मचारी दिन रात काम करें, क्योंकि वे चाहते थे कि कोई भी बेकार का काम न करे और अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे। उन्हें उम्मीद थी कि कर्मचारी अपनी सीमित ऊर्जा को ज्यादा सार्थक कामों में लगाएंगे। अगर वे गॉग को मोबाइल गेम बना दे तो क्या होगा? तब वे सीधे गॉग को पीछे छोड़ देंगे। फिलहाल ऐसा कोई मोबाइल गेम मौजूद नहीं था। अगर गॉग को मोबाइल गेम में उतारा जाए तो गेम प्ले उतना समृद्ध न होने पर भी वह दबदबा कायम कर सकता है। अगर गॉग मोबाइल गेम की दुनिया में तेजी से दबदबा कायम कर ले तो इसका असर कंप्यूटर गेमिंग पर भी पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी जिसने मोबाइल पर गॉग खेला हो पहली बार कंप्यूटर पर ऐसा ही गेम खेले, तो क्या वह मोबाइल पर खेले गए हीरो और स्किन वाले गॉग को चुनेगा या आईओआई के उन हीरो को चुनेगा जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है? गेम उद्योग में आम सहमति यही थी कि सफल पीसी गेम्स को ब्राउजर गेम्स में बदला जाए और फिर ब्राउजर गेम्स को मोबाइल गेम्स में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे पुराने गेम्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पर चमकाएंगे। यही उस समय की सोच थी। हालांकि स्थिति इतनी पक्की नहीं थी। कौन कह सकता था कि गेम्स को पीसी पर आने से पहले मोबाइल पर पेश नहीं किया जा सकता, भले ही अभी तक कोई ऐसा गेम न हो जिसने दोनों प्लेटफॉर्म पर धूम मचाई हो।